तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आपको दिख रहा है कोई पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर एक सैनिक ऊपर में खड़ा है, एक सैनिक नीचे में खड़ा है। आखिरकार ये कैसा पहाड़ है? तो आपको बता दूं, ये पहाड़ दरअसल इन खोपड़ियों का पहाड़ है। और इस पहाड़ के रचयिता कौन थे? इस पहाड़ के रचयिता थे यूरोपीय जनरल। लेकिन ये पहाड़ मैं आपको क्यों दिखला रही हूँ? यूरोपीय देश या फिर पश्चिमी देश किस तरीके से सोचते हैं और कितना दूर तक सोचते हैं, वो इतिहास से आपको पता चल जाता। मैं अक्सर कहती हूँ कि इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए हमेशा लोगों, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन इतिहास सामने आता है। ये जो आपने खोपड़ियाँ देखी ना, खोपड़ियों का पहाड़, अकेले खोपड़ियाँ नहीं, खोपड़ियों के पहाड़, ये दरअसल जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उन अमेरिकन्स का व्यवसाय था। ये थे वो भैंस जो वो पालते थे। इससे उनका रोजगार चलता था, इनसे उनकी खेती चलती थी, इनसे उनका जलावन चलता था, सब कुछ दूध वगैरह जो भी है इनसे उनका चलता था। तो जब यूरोपीय वहाँ पहुँचे और यूरोपीय चाहने लगे कि भाई इन लोगों को अपने ऊपर आश्रित कैसे किया जाए, उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाया कि भाई तुम हमें उद्योग लगाने दो और तुम हमारे साथ आ जाओ, काम करो, ये करो, वो करो। लेकिन वो कहते थे भाई हमें खाने पीने की कोई कमी है नहीं, खेती हमारी अच्छी चली रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ और तुम यहाँ हो क्यों? तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया, एक बड़े जनरल थे, बड़े दिमाग के तेज थे, उन्होंने कहा कि पहले इनकी रोजी रोटी उड़ाओ भाई, रोजी रोटी उड़ाओगे तो फिर आएंगे ये हमारी कंपनियों के लिए काम करने के लिए। अब रोजी रोटी कैसे उड़े? तो ये जो भैंस है, जो इनकी आजीविका का पूरा साधन है, इन्हें ही खत्म करो। और तब इन्हें मारा गया था लाखों की संख्या में। और ये जो ढेर देख रहे हैं आप, ये वही ढेर है और ये एक ऐतिहासिक तस्वीर बन गई। फिर क्या हुआ, जो नेटिव अमेरिकन थे उन्हें मजबूर होकर इन बाहरी कंपनियों के आधार पर काम करना पड़ा। काम करते करते आज नेटिव अमेरिकन्स अमेरिका में पता नहीं किस हालात में हैं, कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय देशों का बोलबाला हो गया, जो आज अमेरिकन कहलाते हैं। ये चीजें इतिहास में देखने को मिली। अब मैं इतिहास की ये बात क्यों कह रही हूँ, भारत के लिए ना इस पूरे तबाही के दौर में एक बड़ा ही अच्छा मौका आया है, और एक ऐसा मौका जिसके बाद अमेरिका के अंदर छटपटाहट मच गई है और भारत को अमेरिका चैलेंज कर रहा है WTO में। वहीं उसी WTO में भारत ने अब अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, अब तो हम भी एक्शन वाले फॉर्म में हैं। क्या हुआ है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वैसे तो वक्त गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अभी भी मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई चल रही है, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त के गुजर जाने के बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी, शायद वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगी। ये चीज भी देखने को मिल रही है। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका थोड़ा अलग थलग पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि नाटो देशों से वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन नाटो देश मदद नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या होगा कहना मुश्किल है। हालांकि इसके पीछे कारण भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो टैरिफ की झड़ी लगा दी, ना दोस्त को देखा ना दुश्मन को देखा, बस अपने हिसाब के करते चले गए। इसने यूरोपीय देशों के बीच और अमेरिका के बीच दूरी को बढ़ाना शुरू कर दिया और अब सीन ऐसा आ गया है कि यूरोपीय देश अमेरिका के कहे अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है कि भाई हम व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, भारत के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुई है उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों ये आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अगर सुरक्षित कोई जगह है जहाँ से हम व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं तो वो भारत है। चलो भाई, भारत के साथ ही हम एग्रीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है और भारत भी अलग अलग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, ताइवान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सेक्टर कौन सा है? तो वो है चिप्स का, यानी सेमीकंडक्टर का। ताइवान सेमीकंडक्टर के मामले में भारत के साथ मिलकर कई काम कर रहा है
कई ताइवानी कंपनीज भारत के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में काम कर रही हैं। एक हब की तरह स्थापित हो गया है। चाइना को भले ये पसंद ना आ रहा हो, लेकिन भारत में ये हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, भारत चाहता है कि एआई के सेक्टर में तेजी से आगे निकले। वैसे चाइना एआई के सेक्टर में प्रभावशाली बन चुका है, इस बात को तुलसी गबार्ड ने भी स्वीकारा था। इस वीडियो में देख सकते हैं आप। लेकिन भारत चाहता है कि अपनी रफ्तार को तेजी से पकड़े, तो ताइवान जैसे देशों के साथ मिलकर भारत इस दिशा में कदम उठा रहा है। भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि आने वाले समय में अब एआई हो, डिजिटल चीजें हो, इनकी ही वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। अब अगर आप देखें अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या किया है। अगर अमेरिका की बात आती है तो वो भारत को कहते हैं कि आप चावल पर सब्सिडी क्यों देते हो। WTO में वो गुहार लगाते हैं कि व्यापार का ये नियम गलत है, भारत को चावल पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल टैक्स की बात आती है तो ये भारत को कह रहे हैं कि नहीं, डिजिटल टैक्स तुम्हें लगाना ही नहीं है। अब हुआ क्या था, साल 2012 से जब डिजिटल चीजें आनी शुरू हुई तब कई सारे देशों ने टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय शुरुआती था। ई-कॉमर्स का बिजनेस, डिजिटल का बिजनेस उतना ज्यादा नहीं फैला था। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ देशों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो भारत और साउथ अफ्रीका दोनों चिल्लाने लगे और दोनों कहने लगे कि डिजिटल बिजनेस इतना ज़्यादा होता है, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। और भारत ने 6% का टैक्स लगा भी दिया। भारत को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। लेकिन फिर अमेरिका से दबाव बनने लगे कि अच्छा, ज़्यादा दिन नहीं, 2 साल के लिए आप अभी टैक्स फ्री रखो। तो कई देशों ने 2 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। चलो भाई, इस सेक्टर में हम नहीं लगाते हैं। अब हर 2 साल बाद रिव्यू होता है कि हाँ जी, लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी कई साल से ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये 2-2 साल बाद रिव्यू की बात ही ना हो, बल्कि अब कोई भी देश टैक्स, डिजिटल टैक्स ही ना लगाए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप देखें तो अमेजन हो, कई सारी गूगल हो, मेटा हो, ये कंपनियां आज के डेट में बोलबाला रख रही हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भारत के मार्केट से कमा रही हैं। और जब आप इस तरीके से रेवेन्यू कमा रहे हो, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है और ये आने वाले भविष्य में भी बढ़ती हुई दिख रही है, तो फिर तो सरकार के हाथ में ये होना चाहिए कि वो जब चाहे टैक्स लगाए। अभी कहा जाता है कि करीब 1 अरब डॉलर का नुकसान होता है। तो ऐसे में भारत कह रहा है कि नहीं, परमानेंट तौर पर ये बंद नहीं होने वाला है, हमें जब मर्जी होगी हम ये टैक्स लगाएंगे। वैसे जब खुद आप चावल के मामले में भारत के खिलाफ बोलते हो और जब आपकी बात आती है तो आप डिजिटल टैक्स नहीं देना चाहते हो, कारण कि उनकी कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, अपना अस्तित्व अगर बचाए रखना है तो दूर की सोचनी होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।